बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि नोएडा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया और कार्यक्रम में थीम समानता के साथ सतत विकास के लिए जल सुरक्षा है। नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न देशों के 2000 से ज्यादा अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम के विभिन्न सत्र होंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इंडिया वाटर वीक में दुनिया भर में गंभीर होते हुए जल संकट से निपटने के लिए परंपरागत जल स्रोत के संरक्षण, नदियों के पुनरुत्थान, जल प्रबंध, सतत विकास के लिए जल की उपयोगिता विषयों पर मंथन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान 4 तकनीकी सत्र, 10 सेमिनार, 10 पैनल डिस्कशन होंगे। इनके जरिए जल संकट की चुनौतियों से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। आज मुझे 7th इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन करके हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मुझे खुशी है कि 5 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में देश विदेश से आए विशेषज्ञ जल जैसी समस्याओं के मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसके संरक्षण के उपाय सुझाएंगे। मैं इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनके सहयोगियों और उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना करती हूँ। इस वाटर वीक के दौरान जल से जुड़े विभिन्न विषयों पर सेमिनार और अन्य कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे, जिनमें न सिर्फ जल संरक्षण बल्कि पर्यावरण, कृषि और विकास से जुड़े अनेक पहलुओं पर भी चर्चा होगी। जल संरक्षण और प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी आवश्यक है। एक खुशी की बात है कि डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, इस्राइल और यूरोपियन यूनियन इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। वो हम सबके सामने है। अकेले कानपुर नमामि गंगे परियोजना में हम सबका सौभाग्य है कि मां गंगा उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक भूभाग को कवर करती है और उसका सबसे क्रिटिकल पॉइंट जो था वो कानपुर था। कानपुर में 14 लाख लीटर यानी 14 MLD सीवर प्रतिदिन गंगा में गिरता था। नमामि गंगे परियोजना के बाद सीसामऊ में जहां पर लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से 14 करोड़ लीटर सीवर गिरता था, आज वह सीवर पॉइंट नहीं बल्कि सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। एक भी बूंद सीवर गंगा में आज वहां पर नहीं गिरता है। ये नमामि गंगे परियोजना का परिणाम है। कानपुर के जाजमऊ में जहां पर एक भी जलीय जीव नहीं थे, नमामि गंगे परियोजना के बाद फिर से जलीय जीव वहां पर देखे जा सकते हैं। और यही नहीं, अविनाशी काशी में, काशी के बारे में मुझे याद है आज से लगभग 3 वर्ष पहले 2019 में जुलाई माह में अचानक बाढ़ की स्थिति आई थी। मैं वहां काशी गया था। NDRF के साथ में गंगा नदी के साथ चलते हुए बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहा था। स्टीमर में हम बैठे हुए थे। NDRF के सामने मैंने एक प्रश्न किया। मैंने कहा, मुझे एक बात बताइए, नमामि गंगे परियोजना के पहले और नमामि गंगे परियोजना के बाद आपको क्या अंतर दिखाई देता है? तो NDRF के जवानों ने मुझे बताया कि 2 चीजें हम आपको दिखा सकते हैं। एक, इससे पहले जब NDRF के जवान अपनी नियमित प्रैक्टिस करते थे गंगा में, तो 4 दिन 5 दिन की प्रैक्टिस के बाद उनकी पूरी बॉडी पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते थे, जो दिखाता था कि गंगा जी का जल स्नान करने की, यानी पेयजल की बात तो दूर, वह स्नान करने लायक भी नहीं है। लेकिन नमामि गंगे परियोजना को लागू करने के बाद और प्रभावी क्रियान्वयन के बाद आज जब हम लोग गंगा में प्रैक्टिस करते हैं तो महीनों महीनों प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कहीं कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। एक, ये हमें गंगा के जल में वाराणसी में देखने को मिलता है, और दूसरा
उन्होंने हमें कहा कि गंगा की पहचान थी गंगे डॉल्फिन से। फिर से डॉल्फिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डॉल्फिन के दर्शन भी हम आपको करा सकते हैं। यानी ये दो चीजें परिवर्तित होती हुई दिखाई दी हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने देखने को मिले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के नोएडा के दौरे का आज दूसरा दिन है और वो आज ग्रेटर नोएडा और यूपीसीडी की 1670 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कि आप बता दें आपको कि यूपीसीडा ने कासना स्थित साइट फास्ट में 3 मंजिला फ्लैटेड फैक्ट्री बनाकर तैयार किया है। इस बिल्डिंग में एक फ्लोर पर 4 हॉल बनाए गए हैं। कुल 12 फैक्ट्री एक साथ चलेंगी। यहाँ उद्यम की जरूरतों को ध्यान में रखकर सभी तैयारियां की गई हैं। नोएडा में वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। विधानसभा चुनाव में आप सबने भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पुनः सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद के फलस्वरूप आज यहां पर 1670 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं का उपहार आप सबको प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आपने देखा होगा कि आज से 5.5 वर्ष पहले ये पूरा क्षेत्र कभी मुख्यमंत्रियों के लिए विषिक्त माना जाता था। ये पूरा क्षेत्र विकास की योजनाओं में दिव्य दृष्टि लगाए हुए उन भेड़ियों और माफियाओं की चपेट में थे जो यहां पर एक और किसानों का शोषण करते थे। उत्तर प्रदेश के नौजवानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते थे। अथॉरिटी से जुड़े हुए धनराशि का दुरुपयोग करते थे और उस समय ऐसे हालात थे कि माफिया यहां हावी होता था और यहां की औद्योगिक इकाइयां यहां से पलायन करती थी। कोई ना कोई समाचार प्रतिदिन आता था कि फलानी कंपनी अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहां से चली गई है। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 5.5 वर्ष के अंदर आपने देखी कि तस्वीर बदली है आपके गौतम बुद्ध नगर जनपद की और इसमें जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता, तीनों अथॉरिटी और प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के जब एक टीम वर्क के रूप में परिणाम देना प्रारंभ किया। आज आप देख रहे होंगे कल हम लोगों ने उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर का लोकार्पण भी किया है। ये केवल एक लोकार्पण नहीं है भाइयों बहनों, यह डिजिटल इंडिया के मूर्त रूप और उसकी आने वाली चुनौतियों के लिए आपकी एक नई शुरुआत है। खबर हापुड़ से है, जहां पर हापुड़ में डेंगू और मलेरिया से तेजी से अपने पांव पसार रहा है। अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में अभी तक जहां 16 मरीज डेंगू के और साथ ही 80 मरीज मलेरिया के भी हैं और कई मरीज ऐसे भी हैं जिनका इलाज निजी अस्पतालों या घर में ही चल रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील कुमार त्यागी ने बताया कि हापुड़ स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू को लेकर सावधानियां बरती जा रही हैं और जिले में एंटी लार्वा दवाई का छिड़काव भी किया जा रहा है और ऐसे में मरीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है जो डेंगू और मलेरिया से ग्रसित हैं। बता दें आपको कि जिले के खादर इलाकों में डेंगू का प्रकोप अधिक है और मरीजों की संख्या अधिक है। यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने लोक निर्माण मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। मंत्री के विभाग में पहुंचते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अपने इस औचक दौरे के दौरान मंत्री जितेंद्र प्रसाद को विभाग में कई अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित मिले और इस मौके पर उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग के विभागाध्यक्ष को
अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगते हुए उन्हें उचित दिशा निर्देश। और इस मौके पर पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने सहारा समय पर यूपी की सड़कों की स्थिति पर भी अहम बयान दिया है। अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिले। आपको बता दें कि विभागाध्यक्ष और को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में सड़कों की स्थिति, सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने पर जितेंद्र प्रसाद ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। सरकार जल्द ही पुराने और आपको बता दें कि जर्जर हो चुके पुलों को बदलेगी और उनकी जगह अधिक क्षमता वाले पुलों का निर्माण किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश में ऐसे 436 पुराने पुल चिन्हित कर लिए। इनमें से अधिकांश पुल राज्य के पर्वतीय जिलों में हैं। सबसे अधिक 207 पुल स्टेट हाईवे पर हैं। राज्य मार्गों पर बने ये पुल अब जर्जर हो चुके हैं। या तो वाहनों के बढ़ते दबाव के चलते ये उनका लोड सहने के योग्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करने के लिए नई नई रणनीति बना रही है, जिससे मरीजों को सही समय पर उचित इलाज मिल सके। और इसी क्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों का दौरा, चिकित्सा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने 18 मंडलों को 5 हिस्सों में बांट दिया है और इनकी निगरानी की जिम्मेदारी 5 संयुक्त निदेशकों को दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी, कानपुर, लखनऊ मंडल की जिम्मेदारी डॉक्टर किरण मलिक को दी गई है। झांसी, देवीपाटन, अयोध्या, गोरखपुर की जिम्मेदारी डॉक्टर संतोष गुप्ता, मिर्जापुर, आगरा, अलीगढ़ और प्रयागराज की जिम्मेदारी डॉक्टर जया देहलवी, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट की जिम्मेदारी डॉक्टर योगेश करोली को दी गई है। और आपको बता दें कि मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल की जिम्मेदारी डॉक्टर उषा देवी गंगवार को मिली है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर मुजफ्फरनगर में बुखार के चलते महिला समेत 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। गांव में अचानक हुई इन तीनों मौतों से इलाके में हड़कंप मच गया। गांव में ही एक ही दिन में 3 मौतों से मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताते हैं आपको कि ग्रामीणों ने अचानक हुई मौतों की आला अधिकारियों से जांच कर स्वास्थ्य विभाग पर कार्रवाई की मांग की है। बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव लोहसाना में यह घटना घटित हुई है। और देश में कोरोना वायरस की तरह लंपी वायरस ने भी कई राज्यों में कहर मचाया हुआ है, जिसने 1 लाख से ज्यादा पशुओं की जान ले ली है। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बरेली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश में लंपी वायरस पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। वैक्सीनेशन की वजह से यह संभव हो पाया है। और वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि गोला विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। लंपी वायरस की सूचनाएं उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तत्काल एक हाई पावर कमेटी को बुलाकर निर्णय लिया और निर्देश दिए हम लोगों को कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं सील कर दी जाएं, पशुओं के आवागमन पर रोक लगा दी जाए, हाट बाजार बंद कर दिए जाएं और तत्काल वैक्सीन का प्रबंध कर लिया जाए। तो हमने तत्काल, जैसे कोरोना की टीम 11 बनी थी, वैसे हमने टीम 9 का गठन किया और जो हमारी कमिश्नरियाँ 7 झांसी मंडल, आगरा मंडल, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद और बरेली, इनकी सीमाओं को सील करते हुए पश्चिम से ये रोग पूरब में न जा पावे 10 किलोमीटर चौड़ी और 320 किलोमीटर लंबी इम्यूनिटी बेल्ट बनाकर इसको रोकने में सफलता प्राप्त की है। बदायूं के उस हैत थाना क्षेत्र से एक दिल दहलान देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश गुप्ता और उनके परिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। हत्यारों ने घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते हत्या की गई है। घटना की खबर मिलते ही एडीजी बरेली जोन और
आईजी बरेली रेंज समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ नाम मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सूचना मिली कि एक मकान में उसके निवासी राकेश गुप्ता, उनकी पत्नी और उनकी मदर, तीनों लोग अलग अलग कमरों में इनकी डेड बॉडी पड़ी है। सूचना पर मौके पे पुलिस पहुंची है और हम लोग पहुंच करके देखा तो ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इनके परिजनों से वार्ता की गई है। परिजनों की शत्रुता स्थानीय एक विकसित परिवार से है। इस संदर्भ में परिजनों ने अभी तहरीर नहीं दी है, थाने पे जा रहे हैं, वो तहरीर देंगे और इसमें जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हिंदूवादी है वही मानवतावादी है। आपको लगता है कि पूर्वांचल में जो बुलडोजर चलाया गया अपराधियों के खिलाफ, उसका मैसेज ये पूरे प्रदेश में इसका मैसेज है कि बुलडोजर यूपी का एक ब्रांड बना है। यकीन कीजिए मुमकिन है सब कुछ, सिर्फ संवाद। उत्तराखंड बनने में आपकी एक प्रमुख भूमिका रही है। ये शुरुआत कहाँ से हुई आपके राजनीतिक जीवन में? 1957-58 से मेरा एक प्रकार के राजनीतिक जीवन उस हाई स्कूल इंटर में जब पढ़ता था तब शुरू हो गया था। मूल मान्यताओं में कमी आई। देखिए मूल्यों का क्षरण हुआ है। 3 तलाक का मुद्दा काफी चर्चित रहा है। जो सम्मान माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। संवाद है तो समाधान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी मेहनत कर रही हैं, तो क्या माने कि ये मेहनत अपना दल के लिए कर रही हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही हैं? मेरा जो परिश्रम है या मेरे कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है वो इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना देखा था भारत का, क्या आपको लगता है कहीं साकार हो रहा है? माननीय अमित शाह जी के आने के बाद हिंदुस्तान का परिदृश्य बदल गया है। आपको लगता है कि इस तरह राजनीति में जो साधु संतों का आगमन ज्यादा हो रहा है तो उचित है? मैं इसको प्रारब्ध नहीं मानती हूँ। जो प्रारब्ध में होगा, चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, उसका वो काम करना पड़ेगा। तो मौर्य जी, हम माने कि उत्तर प्रदेश में जो सपना था उत्तम प्रदेश बनने का, वो पूरा हुआ? अर्थव्यवस्था हो, चाहे निवेश हो, चाहे सुशासन हो, चाहे गुंडे अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बेशक राजनीतिक हस्ती हो या हो समाज की कोई शख्सियत, जारी है संवाद। रियो ओलंपिक से पहले आपकी सर्जरी भी हुई थी, उसके बाद भी आपने ओलंपिक किया। जब आप एक बुरा टाइम फेस करते हो, आई थिंक उसको भी आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। रियल अर्थों में भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित में काम की है। निरंतर आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है, आप कितना सहमत हैं इससे? आरक्षण का मतलब हमारा आरक्षण है। आपका एक खास संदेश है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, अब कानून का राज ही रहेगा। अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आप जेल के अंदर होंगे। हम तो कानून का राज्य ही स्थापित करना चाहते हैं। देखिए हमारे साथ संवाद सिर्फ सारा समय न्यूज नेटवर्क पर। उत्तर प्रदेश में इस बार नगरीय निकाय चुनाव 4 चरणों में करवाए जाने की तैयारी है। आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार इन चुनावों की मतगणना जनवरी के पहले हफ्ते में होगी। नगर विकास विभाग के सूत्रों के अनुसार 522 शहरी निकायों में मेयर और चेयरमैन के पदों का आरक्षण भी बदल सकता है। बता दें आपको कि पिछली बार वर्ष 2017 में नवंबर में 4 चरणों में यह चुनाव करवाए गए थे और 2 दिसंबर को मतगणना हुई थी। इस बार चुनाव जनवरी के पहले पखवाड़े तक संपन्न करवाया जाना जरूरी है। अधिकारियों के अनुसार इस बार निकाय चुनावों के लिए वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कार्यक्रम 1 नवंबर से 18 नवंबर तक चलेगा और 18 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट का
प्रकाशन होगा। इसके अलावा शहरी निकाय निदेशालय द्वारा परिसीमन वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया भी अभी पूरी की जानी है, इसलिए निकाय चुनाव दिसंबर में ही हो पाएंगे। टिहरी झील से प्रभावित रौलाकोट के ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर एक बार फिर से प्रदर्शन किया है। मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने पुनर्वास ऑफिस नई टिहरी के कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि हम लोगों ने उत्तराखंड को राज्य बनाने की मांग इसलिए नहीं की थी कि इस तरह की महिलाओं को प्रदर्शन करना पड़े। आपको बता दें कि ग्रामीण पिछले 20 साल से विस्थापन की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन पुनर्वास विभाग की दोहरी नीति के कारण आधा दर्जन से अधिक गांव विस्थापन की सूची में है, जिसके चलते ग्रामीणों पात्रता की सूची में नहीं लिया गया है। हमारी जमीन सन 2002 में डूब गई थी। उस समय से हम इतनी लंबी चौड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी किसी ने कोई सुध नहीं ली। और अभी हम रात को यहाँ पे बैठे हैं, ना तो कोई शासन प्रशासन से कोई आया। सब अधिकारी लोग, सभी शासन प्रशासन प्रतिनिधि सब चैन की नींद सो रखे हैं। हमारी मांग ये है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ पुनर्वास से उठेंगे नहीं। बिल्कुल, चाहे हमें जेल ले जाए, चाहे गोली मार। और कठोवटी डेट इनकी बहुत गलत रख रखी है। नीति हमारी सन 2013 में बनी, कठोवटी डेट सन 2007। ये काहे का नियम है, ये काहे के नियम है। और 75% गांव में डूब में आ गए, 25% वाले फिर छूट गए। तो क्यों जब सरकार का पात्र मान रखे हैं 25%, तो क्यों नहीं पात्र, ये लोग क्यों नहीं मान रहे हैं पात्र। 75% गांव डूब में आ गए तो 25% लेंगे। तो हमें क्यों छोड़ रहे? 25 भी नहीं है, 25% में नहीं बच रखे। तो हमारा क्या गलती है इसमें? 2% हमारे काम है। तो हम ये भी नहीं बोले चलो उनको जमीन दी, तो हमें 45, 40 जितनी भी है वो दे दो हमें। हम यहाँ बहुत सालों से यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं पुनर्वास के लिए, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं है, सरकार से नहीं है, प्रशासन से नहीं है। और नेता लोग आगे आते हैं, लोग कुछ करते हैं। और विस्थापन का मुद्दा बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं करती। हर वर्ष की भांति गढ़गंगा में कार्तिक मेले का आयोजन किया जा रहा है और सड़कों पर बेतरतीब दौड़ती भैंसा बुग्गी को देखना इन दिनों हापुड़ वासियों के लिए आम बात हो गई है। लोगों को हो रही परेशानी के मद्देनजर अब प्रशासन ने ऐसी भैंसा बुग्गी पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। हापुड़ एसपी दीपक भूकर ने सोमवार की रात चेकिंग के आदेश दिए और खुद एसपी भी इस चेकिंग अभियान में शामिल हुए। पुलिस ने पहले ही मेले के दौरान होने वाली भैंसा बुग्गी रेस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और साथ ही निर्देश भी दिया है कि यदि कोई मेले के दौरान हुड़दंग करता हुआ नजर आया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पिछले साल कार्तिक मेले के दौरान हुड़दंग के चलते कई दुर्घटनाएं हुई थीं। गढ़गंगा मेला में जो इस समय श्रद्धालु जा रहे हैं, इसमें जो भैंसा बुग्गी की दौड़ है वो पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी गई है। इसमें दौड़ बिल्कुल भी दौड़ को अलाउ नहीं होने दिया गया है। इसके लिए हम लोग जगह जगह चेकिंग कर रहे हैं। हापुड़ जनपद में सारे महत्वपूर्ण जगहों पे और हाईवेज पे इसकी चेकिंग की जा रही है। और इसमें जो ये लोग जो जा रहे हैं भैंसा बुग्गी से और दूसरे वाहनों से, इसमें अगर कोई अवैध मादक पदार्थ लिए हुए, कोई शराब लिए या कोई अवैध वस्तु लिए हुए पकड़ा जाएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गुजरात में झूला पुल हादसे के बाद उत्तराखंड में भी सालों पुराने जर्जर हो चुके पुलों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। ऋषिकेश स्थित विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला और राम झूला पुल काफी पुराना है। सुरक्षा की दृष्टि से लक्ष्मण झूला पुल को पहले से ही बंद किया जा चुका है। मौजूदा वक्त में राम झूला पर आवाजाही है। नदी पार जाने के लिए राम झूला पुल पर अधिक भार पड़ रहा है। नीलकंठ और चारधाम यात्रा के दौरान पुल पर अधिक भीड़ रहती है। हालांकि लोक निर्माण विभाग पुल को सुरक्षित बता रहा है। समय समय पर राम झूला पुल की मरम्मत भी की जाती है। फिलहाल राम झूला पुल पर यात्रियों का आवाजाही शुरू हो रही है। गुजरात हादसे को देखते हुए सरकार को झूला पुलों पर आवाजाही के कायदे बनाने चाहिए। पुल पर क्षमता से अधिक आवाजाही को रोका जाना जरूरी है। हरिद्वार आए थे तो हरिद्वार से हम यहाँ लक्ष्मण झूला राम झूला देखने के लिए आए हैं
और बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जैसे गुजरात में पुल हादसा हुआ तो थोड़ा डर है? हाँ, नहीं ऐसा इतना तो डर नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा राम लक्ष्मण झूला देखने आया, मेरे को बहुत मजा आ रहा है और मेरे को कोई डर नहीं लग रहा है। और फिलहाल बुलेटिन में अभी बस इतना ही। बने रहिए सारा समय के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। प्रणाम। जो हिंदूवादी है वही मानवतावादी है। आपको लगता है कि पूर्वांचल में जो बुलडोजर चलाया गया अपराधियों के खिलाफ, उसका मैसेज पूरे प्रदेश में इसका मैसेज है। हेडलाइन के सह प्रायोजक है ओकाया ईवी। अब ओकाया फास्ट F2V ई स्कूटर 89,999 रुपए में और कार, लैपटॉप, टीवी, सिल्वर कॉइन और कैश जीतने का मौका भी। जल है तो जीवन है संदेश के साथ ग्रेटर नोएडा में इंडिया वाटर वीक शुरू। राष्ट्रपति मुर्मू, राज्यपाल आनंदीबेन और सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में हुए शामिल। यूपी सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बनाई नई रणनीति। आपको बता दें कि 18 मंडलों को 5 हिस्सों में बांटा। अस्पतालों का डाटा होगा तैयार। बदायूं में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। पूर्व ब्लॉक प्रमुख, उनकी पत्नी और मां की गोली मारकर हत्या। राजनीतिक रंजिश में हत्या की आशंका।